अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का सिर्फ एक शेयर है, सिर्फ एक, तो क्या आपको इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में एक अलग स्पेशल मौका मिलेगा? और अगर आपने एक तारीख मिस कर दी तो क्या यह मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा? तो आज वही सारे रूल, तारीख और गलती बताऊंगा जो हजारों लोग करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म के बारे में। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं जीरोधा का ऑथराइज पार्टनर हूं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये पूरी वीडियो जानकारी, लर्निंग पर्पस से है, कोई खरीदी बेचने की सलाह नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें। 10 तारीख को हमारी स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास शुरू हो रही है, जो लाइव होगी, जो मैं खुद लूंगा। पूरे 10 दिन क्लास चलती है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाते हैं, स्क्रीनर देते हैं, रिवीजन देते हैं, उसका वीडियो भी देख सकते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं। तो आपकी ट्रेडिंग को हम बिल्कुल आसान बताते हैं। जहां पर अभी मार्केट जहां पर खड़ा है, बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और स्विंग और पोजिशनल सब का मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। लिमिटेड सीट है और मौका ना जाए। 19 जून 2026 को रिलायंस की 49th एजीएम में खुद मुकेश अंबानी ने बोला कि जियो प्लेटफॉर्म ने अपना डीआरएचपी सेबी के पास फाइल कर दिया, यानी ऑफिशियल। अब जहां एक बहुत जरूरी तारीख है जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जिसका अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो तारीख मिस की तो शेयर होल्डर कोटा का पूरा फायदा आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है ना? और वही तारीख से आप डिसाइड कर पाओगे कि कहानी कैसे क्या जानी है। तो पहले आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर, हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपए। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। अब फ्रेश इशू का मतलब क्या हुआ कि प्रमोटर अपना पैसा निकाल कर बाहर नहीं ले जा रहे, कंपनी नए शेयर जारी कर रही है ताकि वो पैसा सीधा बिजनेस में लगे। यही वजह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर फ्रेश इशू को ओएफएस से ज्यादा पॉजिटिव मानते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्रेश इशू अच्छी लिस्टिंग गेन देगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है। तो अब सवाल आता है, कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? तो करीब 27,500 करोड़ आरजेआईएल के पुराने कर्ज को चुकाने में जाएगा। बाकी बचा पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, नेटवर्क एक्सपेंशन और एआई इंफ्रा में जाएगा। ओवरऑल इशू साइज का अंदाजा लगभग 37,700 करोड़ के आसपास है। अब स्केल को समझिए। एलआईसी का आईपीओ, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ में गिना जाता है, 21,000 करोड़ का था। कमजोर लिस्टिंग के साथ डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। उसके बाद आया हुंडई मोटर, 27,870 करोड़ का आईपीओ, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल था, कंपनी को 1 रुपया नहीं मिला, रिटेलर रिस्पॉन्स भी ठंडा रहा। अब जियो प्लेटफॉर्म दोनों से बड़ा होगा, करीब 37,700 करोड़ का, पूरा फ्रेश इशू, यानी अगेन इतिहास का रिकॉर्ड बनेगा। तो सवाल आता है कि अगर रिलायंस आईपीओ के बाद भी 66% से ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रख रही है, तो फिर आईपीओ क्यों ला रही है? 3 कारण। पहला मैंने ऑलरेडी बताया, कर्ज कम करना, 27,500 करोड़ कर्ज में जाएगा। दूसरा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के बनने के बाद जियो की असली वैल्यू अनलॉक होगी, जो अभी रिलायंस के अंदर छुपी है। तीसरा, आगे चलकर एआई, डेटा सेंटर, क्लाउड, एंटरप्राइज जैसे ग्रोथ एरिया में कंपनी मार्केट से पैसा लेगी, यानी रिलायंस कंट्रोल छोड़े बिना अपनी वैल्यू अनलॉक करेगी और स्ट्रेटजी को भी सक्सेस करेगी। फंडामेंटल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जियो प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू करीब 1,46,000 करोड़ से ऊपर रहा, करीब 15% ग्रोथ के साथ। नेट प्रॉफिट भी 30,000 करोड़ के पार, इब्टा मार्जिन करीब 52% के आसपास। नंबर्स अच्छे हैं। वैल्यूएशन को लेकर बहुत बड़ा गैप है। कोई रिपोर्ट $130 बिलियन बता रही है, कोई $180 बिलियन बता रही है। और जब तक सेबी प्राइस बैंड कंफर्म नहीं करेगी, हम लोग यूं ही हवा में तैरते रहेंगे। तो प्राइस बैंड का मुझे इंतजार है। और आईपीओ की सारी जानकारी, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जितने भी आईपीओ आते हैं, आप हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस पर डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से। आपको दिख रहा होगा ऐप में किस तरीके से हम आईपीओ की सारी न्यूज अपलोड करते हैं, ब्लॉग अपलोड करते हैं, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट, प्रीमियम, हर कुछ अपलोड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म की डिटेल आएगी, तो सब कुछ सबसे पहले, मान लो रात में ही आई, तुरंत ऐप में दिखेगी। तो आप सब ऐप डाउनलोड करें। और यहाँ पर सिर्फ आईपीओ नहीं है, स्टॉक मार्केट की भी बहुत सारी न्यूज, फ्री लर्निंग वीडियो, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी एनआईआई के लिए 15% और बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए यानी क्यूआईबी के लिए 50%। क्लियर? इसी क्यूआईबी के अंदर एंकर इन्वेस्टर भी आते हैं जो लिस्टिंग से एक दिन पहले बिडिंग करते हैं। अब सवाल जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला, शेयर होल्डर कोटा।
DRHP में साफ लिखा है रिलायंस के मौजूदा शेयर होल्डर के लिए एक अलग रिजर्वेशन कैटेगरी रखी गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरानी रिलायंस ग्रुप IPO के पैटर्न के हिसाब से सिर्फ एक शेयर काफी होता है, लेकिन वो शेयर सिर्फ रिलायंस का होना चाहिए, ना कि जियो फाइनेंस या ग्रुप की बाकी किसी कंपनी का। यानी आप शेयर होल्डर कोटा में तभी काउंट होंगे जब आपके पास रिलायंस का शेयर होगा, ना कि जियो फाइनेंस या कोई और। ये जो मैंने बोला है ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है और हमारे ऐप पर ये बहुत सारी क्वेरी आ रही है, क्योंकि आप ऐप पे क्वेरी भी कर सकते हैं और ये चीज आपके पैन कार्ड पर बेस्ड होती है, ब्रोकर पे नहीं। तो चाहे आपके 5 अलग डीमेट अकाउंट हो, अगर उनमें से किसी एक में भी रिलायंस का शेयर है तो आप एलिजिबल है। बस अगर पापा के अकाउंट से अप्लाई करना है तो शेयर पापा के अकाउंट में भी होना चाहिए, आपके नहीं। ये पैन कार्ड के अलग अलग होने की वजह से। एग्जैक्ट परसेंटेज और सबसे जरूरी रिकॉर्ड डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। ये जब फाइनल RHP आएगा तो मैं रात में ऐप पे अपलोड करूंगा। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है जो कम लोगों को पता है, अगर आप शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबल हैं तो आप 2 अलग अलग जगह से अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल कैटेगरी यानी रिटेल या NII, दूसरा है शेयर होल्डर कोटा। ये 2 अलग एप्लीकेशन काउंट होते हैं, यानी 2 अलग लॉटरी की एंट्री और अलॉटमेंट का चांसेस असल में बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादातर IPO में शेयर होल्डर कैटेगरी भी 2 लाख तक ही कैप्ड है, और अगर आप NII यानी 2 लाख से ऊपर अप्लाई करते हो तो कुछ IPO में NII और शेयर होल्डर दोनों साथ में अप्लाई करना अलाउ नहीं है, और ये एग्जैक्ट रूल जियो के RHP में ही कंफर्म होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए रिटेल कैटेगरी 20 गुना सब्सक्राइब्ड होती है, लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी सिर्फ 4 गुना सब्सक्राइब होती है। ऐसे में शेयर होल्डर कोटा से अलॉटमेंट चांसेस बेहतर है ना रिटेल कैटेगरी से, सिंपल। लेकिन गारंटीड नहीं है, पूरी तरीके से फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर पर डिपेंड करेगा। अब रिकॉर्ड डेट को भी एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए रिकॉर्ड डेट 15 अगस्त आया और अगर आपने 16 अगस्त को शेयर खरीदा, चाहे 100 ही खरीद लिया, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस होना चाहिए। तो मैं तो सिंपल कहूंगा आज ही एक रिलायंस का शेयर खरीद के रख लो। अगेन बाय सेल एडवाइस नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। हर बड़े IPO में लोग रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने के बाद भागकर शेयर खरीदते हैं, लेकिन कई बार देर हो चुकी होती है, क्योंकि सेटलमेंट में भी टाइम लगता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, सही जानकारी सही समय पर एक्शन। एक बात याद रखें, बड़ा IPO होने का मतलब लिस्टिंग गेन नहीं होता। LIC एग्जाम्पल है, हुंडई मोटर एग्जाम्पल है। तो सिर्फ नाम और साइज देखकर मत जाइए, आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी पर, आपको भरोसा होना चाहिए धंधे पर। आखिर में एक चीज समझ लीजिए, आज का जियो सिर्फ सिम बेचने वाली टेलीकॉम कंपनी नहीं है। इसके अंदर टेलीकॉम, फाइबर, एंटरप्राइज, क्लाउड, AI, डेटा सेंटर, OTT, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कई बिजनेस है। इसलिए इन्वेस्टर इसको एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, डिजिटल इकोसिस्टम समझे। तो आज की वीडियो से 5 बातें याद रखें। DRHP फाइनल है, शेयर होल्डर कोटा कंफर्म है, रिकॉर्ड डेट आई नहीं है बट अभी से आप सेफ्टी ले सकते हो, प्राइस बैंड आया नहीं है, आएगा तो वैल्यूएशन आएगा। सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी वैल्यूएशन GMP नंबर पर भरोसा मत कीजिए, सब फर्जी हैं। ऑफिशियल RHP आने का वेट कीजिए, जो मैं अपने मोबाइल ऐप पर सब डालूंगा। जैसे ही रिकॉर्ड डेट, प्राइस बैंड आएगा, सब मैं अपने मोबाइल ऐप पे डालूंगा। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो बस आपके लिए, आप समझो एलिजिबल कोटा में ऑलरेडी आज से आ गए हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम डीमेट अकाउंट रहते हैं तभी आपके अप्लाई होने के चांसेस होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।